नमस्ते। आज हम समय की एक ऐसी धुंध में झांक रहे हैं जहां कोई किताब, कोई अभिलेख, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये वो दौर है जहां कह सकते हैं कि कहानियां पत्थरों में गढ़ी जाती थीं। और इतिहास औजारों की शक्ल में जमीन के नीचे दफन था। हम भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सब पुरातात्विक खोजें हैं। मतलब पत्थर के औजार, जीवाश्म, पुरानी बस्तियों के खंडहर। इन्हीं को जोड़कर हमें पूरी तस्वीर बनानी है। और इस सफर पे निकलने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखा जाता है। हाँ, ये जरूरी है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका हमारे पास कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिपि तो मिली है, जैसे सिंधु घाटी की लिपि, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा काल, हिस्टोरिकल पीरियड, जहां से हमें लिखे दस्तावेज मिलने शुरू हो जाते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत पहले काल पर ही होगी। तो चलिए इस पुरातात्विक जासूसी का खेल शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि कैसे भारत की जमीन पर हमारे पूर्वजों ने एक शिकारी से किसान बनने का यह अविश्वसनीय सफर तय किया। ये कहानी शुरू होती है करीब 5 लाख साल ईसा पूर्व से, पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर। आप सोचिए, लगभग 99% हिस्सा इसी काल का है। और उस वक्त की दुनिया आज से बहुत अलग थी। जिंदगी का मतलब था शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना और गुफाओं में रहना। बिल्कुल। और ये दौर इतना लंबा था कि इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहला है निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। हाँ, इस दौर के औजार काफी बड़े, भारी और कह सकते हैं कि भद्दे होते थे, जैसे हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, क्लीवर और चॉपर। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में हमें 2 अलग-अलग तरह के टूल बनाने की परंपराएं मिलती हैं। उत्तर में सोहन नदी घाटी में चॉपर, चॉपिंग औजार मिले, जिन्हें सोहन संस्कृति कहा गया। और दक्षिण में? वहीं दक्षिण में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम में हस्त कुठार खोजे। उससे मद्रासियन संस्कृति की पहचान हुई। मतलब उस जमाने में भी टूल बनाने के 2 अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट थे। लेकिन इन औजारों को बनाने वाले लोग कौन थे? क्या हमें उनके बारे में कोई सुराग मिला है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में हथनौरा नाम की जगह से मिला। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वहां एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जो भारत में मिले सबसे पुराने मानव अवशेषों में से एक है। ये बताता है कि यह सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। और समय के साथ इन औजारों में भी जरूर कुछ बदलाव आया होगा। बिल्कुल। इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक। यहाँ तकनीक में एक अहम बदलाव आया। अब बड़े पत्थरों को तोड़ने के बजाय उनसे निकली पपड़ियों या शल्कों, जिन्हें फ्लेक्स कहते हैं, उनसे औजार बनाए जाने लगे। तो ये पहले से बेहतर थे? ज्यादा हल्के और सुघड़ थे। इनमें मुख्य थे खुरचनी, स्क्रैपर, जिससे शायद जानवरों की खाल साफ की जाती होगी, और बेधक, बोरर, जिसे छेद किया जाता होगा। और फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। कहते हैं कि इसी समय आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो क्या उनके आने से कोई बड़ी छलांग देखने को मिलती है? एक बहुत बड़ी छलांग। इस दौर में औजार और भी छोटे और स्पेशलाइज्ड हो गए। अब ब्लेड और ब्यूरिन मतलब तक्षनी जैसे नुकीले औजार बनने लगे। ये सिर्फ शिकार के लिए तो नहीं होंगे? नहीं, इनसे हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी भी की जा सकती थी। और यहीं से हमें इंसानी रचनात्मकता का पहला और सबसे अद्भुत प्रमाण मिलता है। कला। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में जो हजारों चित्र मिले हैं, उनमें से सबसे पुराने इसी काल के हैं। शिकार करते, नाचते गाते इंसानों के चित्र। ये तो कमाल की बात है। मतलब इंसान अब सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद से आगे बढ़कर अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को पत्थर पर उकेरने लगा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इंसान के अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की शुरुआत थी। वो अब सिर्फ यहाँ और अभी में नहीं जी रहा था, बल्कि अपने अनुभवों को दर्ज कर रहा था। भीमबेटका की ये कला सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन फिर प्रकृति ने एक बहुत बड़ी करवट ली। हिमयुग खत्म हो गया, धरती गर्म होने लगी।
इस जबरदस्त क्लाइमेट चेंज का उस शिकारी इंसान पर क्या असर हुआ होगा? इस बदलाव ने इंसान को नई चुनौतियों और नए मौकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, करीब 10,000 ईसा पूर्व से। एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। बिल्कुल, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल। मौसम गर्म होने से घास के मैदान बढ़े, जिससे हिरन, खरगोश जैसे छोटे और तेज रफ्तार जानवरों की संख्या बढ़ गई। और पुराने भारी भरकम औजारों से इनका शिकार करना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अपने हथियार भी अपग्रेड करने पड़े। और यहीं से नई टेक्नोलॉजी आई होगी। हाँ, इसी जरूरत ने इस युग की सबसे बड़ी तकनीकी खोज को जन्म दिया, माइक्रोलिथ, मतलब बहुत छोटे पत्थर के औजार। कितने छोटे? 1 से 5 सेंटीमीटर तक के। इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर तीर, भाले, हंसिया जैसे हथियार बनाए जाते थे। अच्छा, कंपोजिट टूल्स। बिल्कुल, ये शिकार करने की तकनीक में एक क्रांति थी। तकनीक के अलावा क्या जीवन जीने के तरीके में भी कोई बड़ा बदलाव आया? ऐसा लगता है ये दौर भविष्य की एक बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहा था। सही कहा आपने। इस काल में हमें 2 ऐसे अहम विकास दिखाई देते हैं जिन्होंने आगे चलकर इंसानियत की शक्ल बदल दी। पहला, पशुपालन की एक तरह से अनिश्चित शुरुआत। इसके सबूत कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जैसी जगहों से हमें जानवरों की हड्डियों के ढेर मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और दूसरा विकास? दूसरा, एक बहुत ही मानवीय चीज, मृतकों को विधिवत दफनाने की प्रथा। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय और मेहदहा से हमें कई कब्रें मिली हैं। अच्छा, मेहदहा में तो एक कब्र में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है और उनके कंकालों के साथ हड्डी के बने गहने भी मिले हैं। एक मिनट, स्त्री पुरुष को साथ दफनाना और साथ में गहने रखना, ये तो किसी तरह के रीति रिवाज या सामाजिक मान्यता की ओर इशारा करता है। संभवतः यही बात है। शायद वो लोग मौत के बाद की किसी जिंदगी में यकीन करने लगे थे। ये सिर्फ एक शव को ठिकाने लगाना नहीं था, ये एक सामाजिक क्रिया थी। तो अब इंसान जानवरों को समझने लगा है, सामाजिक रिश्ते बना रहा है, बेहतर औजार उसके पास हैं। यहां से अगला कदम क्या था? अगला कदम मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी, जिसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। और क्रांति इसलिए क्योंकि पहली बार इंसान खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। बिल्कुल, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर। अब वो भोजन की तलाश में भटक नहीं रहा था, बल्कि उसे खुद उगा रहा था। यानी खेती की शुरुआत। और इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। खेती करने के लिए आपको एक जगह टिकना पड़ता है। इसी मजबूरी ने स्थायी बस्तियों और गांवों को जन्म दिया। और जब फसल कटी तो अनाज रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी होगी। सही, जिससे मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड, पॉटरी बनाने की कला का विकास हुआ। साथ ही खेती के लिए कुल्हाड़ी जैसे मजबूत औजारों की जरूरत थी। इसलिए अब पत्थर के औजारों को घिसकर चिकना और धारदार बनाया जाने लगा। अच्छा, तो ये क्रांति भारत में कहाँ-कहाँ हो रही थी? ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी सबसे पुरानी कहानी मेहरगढ़ से मिलती है, जो अब बलूचिस्तान में है। यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। और कश्मीर के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था, बुर्जहोम और गुफकराल। हाँ, कश्मीर की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्त निवास या पिट ड्वेलिंग कहते हैं। और बुर्जहोम की कब्रें तो बहुत ही अनोखी हैं। बहुत अनोखी। वहाँ कुछ कब्रों में मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। इंसानों के साथ कुत्तों को दफनाना, ये तो बहुत ही मार्मिक बात है। मतलब कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाने लगा था। बिल्कुल, ये इंसान और जानवर के बीच एक गहरे भावनात्मक रिश्ते का दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। कमाल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से हमें दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। और बिहार के चिरांद में पत्थर आसानी से नहीं मिलता था, तो वहाँ के लोगों ने हिरण के सींगों से भारी मात्रा में औजार बनाए। मतलब लोग अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल रहे थे। बिल्कुल। तो पत्थर का युग अपने शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन इंसान की खोज यही नहीं रुकी। अगला बड़ा बदलाव क्या था? अगला बदलाव था एक नई सामग्री की खोज,
जिसने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, धातु। मेटल। हाँ, नवपाषाण काल के अंत में इंसान ने सबसे पहली धातु का इस्तेमाल सीखा और वो थी तांबा। जिस काल में पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का इस्तेमाल साथ साथ होता रहा, उसे ही ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। और इन अलग अलग संस्कृतियों की पहचान कैसे होती है? क्या उनके मिट्टी के बर्तनों में कोई खास बात थी? हाँ, इनकी पहचान अक्सर इनके खास तरह के मिट्टी के बर्तनों से होती है। इनमें सबसे मशहूर हैं काले और लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। अच्छा। देखें, हमें सिर्फ बर्तनों की लिस्ट नहीं देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति को लेते हैं। ये सबसे विकसित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में से थी। सोचिए, उस जमाने में भी इनाम गांव जैसे उनके गांव किलेबंद थे। किलेबंद मतलब सुरक्षा की चिंता थी। हाँ, और वहां मिले घरों के आकार में फर्क है, कुछ बड़े कुछ छोटे, जिससे पता चलता है कि समाज में शायद अमीर गरीब का भेद शुरू हो चुका था। मतलब सामाजिक असमानता की जड़ें इतनी गहरी हैं। और दैमाबाद से मिली कुछ चीजों के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। हाँ, दैमाबाद से तांबे और कांसे की 4 अद्भुत चीजें मिली हैं। एक रथ चलाता हुआ मनुष्य, एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंसा। ये उनकी धातु कला का बेहतरीन नमूना तो है ही। बिल्कुल। साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि ये क्या थी? क्या ये खिलौने थे या किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा? ये दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं था। तांबा एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये बहुत मजबूत धातु नहीं है। फिर वो कौन सी धातु आई जिसने कृषि से लेकर युद्ध तक हर चीज का समीकरण बदल दिया? वो धातु थी लोहा, आयरन। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और यहीं से लौह युग का आगाज हुआ। और इसने सचमुच क्रांति ला दी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि गंगा घाट एक घने जंगलों से ढकी थी। उसे तांबे की कुल्हाड़ी से साफ करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ करना और खेती की जमीन का विस्तार करना संभव बना दिया। और ज्यादा जमीन पर खेती का मतलब है ज्यादा अनाज। बिल्कुल। इससे जो अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, जिसे हम कृषि अधिशेष कहते हैं, वही सभ्यता का इंजन बना। अच्छा, सरप्लस। हाँ, जब एक किसान के पास खाने के बाद भी अनाज बचने लगा, तो उसी लेन देन से बाजार बने और धीरे धीरे शहर बस गए। इसी अधिशेष ने द्वितीय नगरीकरण और आगे चलकर महाजनपदों के उदय की जमीन तैयार की। ये दिलचस्प है कि जब उत्तर भारत में लोहा राज्य बना रहा था, तब दक्षिण भारत में भी लोहे का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन शायद किसी और मकसद के लिए। वहां की महापाषाण की संस्कृति के बारे में बताइए। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। दक्षिण भारत में ये लोग अपने मृतकों को दफनाने के बाद उनकी कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते थे, इसीलिए इन्हें महापाषाणिक, मेगालिथिक कहा गया। और इन कब्रों में क्या मिला? इन कब्रों की जब खुदाई हुई तो कंकालों के साथ लोहे के औजार, हथियार और काले लाल मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में मिले। मतलब लोहे का ज्ञान दक्षिण तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसका मुख्य उपयोग कृषि क्रांति के बजाय अंत्येष्टि संस्कारों और शायद युद्ध से जुड़ा था। ये दिखाता है कि एक ही तकनीक का असर अलग अलग समाजों पर अलग अलग हो सकता है। तो ये थी लाखों सालों में फैली भारत के प्रागैतिहासिक काल की कहानी। एक पत्थर के औजार से शुरुआत करने वाले इंसान से लेकर लोहे के दम पर साम्राज्य की दहलीज पर खड़े समाज तक का सफर। और ये साफ दिखाता है कि मानव विकास कोई एक दिन में हुई घटना नहीं, बल्कि हजारों सालों तक चली एक धीमी लेकिन लगातार प्रक्रिया का नतीजा है। पाषाण से धातु तक का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। हर नया औजार समाज को, अर्थव्यवस्था को और सोचने के तरीके को बदल रहा था। कृषि ने घुमंतु जीवन को स्थायित्व दिया, धातु ने उत्पादन को बढ़ाया और इस बढ़े हुए उत्पादन ने सामाजिक जटिलताओं को जन्म दिया। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, तब हमारे पूर्वजों की असल दुनिया कैसी रही होगी? उनके रीति रिवाज क्या थे? उनकी कला के पीछे क्या भावनाएं थीं? हम सिर्फ उनके छोड़े हुए औजारों, बर्तनों और कब्रों के आधार पर अंदाजा ही लगा सकते हैं। प्रागैतिहास का हर स्थल, हर पत्थर एक अनकही कहानी है जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही है।